नमस्कार, कैसे हैं आप? मैं हूं आपके साथ दिव्या चतुर्वेदी और आप देख रहे हैं दी बोनस का खास स्टेट प्लानिंग शो तब क्या होगा। बिल्कुल देखिए, आज की जो चर्चा है बेहद खास है। भारत से बाहर रहने वाले भारतीयों के लिए स्टेट प्लानिंग एक बहुत बड़ा चैलेंज है और उनके दिमाग में कंटिन्यूसली थॉट चलता भी रहता है कि जो संपत्ति हमारी इस देश में है और जो हमारे ओरिजिन देश में है उन दोनों का क्या होगा, किस तरीके से उसकी प्लानिंग करें, कौन सी संपत्ति में क्या लीगल चीज़ें होती है जो ध्यान में रखनी चाहिए। एक बड़ी चुनौती ये रहती है। सवाल है कि अगर आपकी संपत्ति दो अलग अलग देशों में है तो उसका उत्तराधिकारी और टैक्स से जुड़े नियम जो हैं किस तरीके से आपको समझने चाहिए और सही स्टेट प्लान कैसे उसका बनाया जा सकता है। आज तब क्या होगा में इसी सब चीजों पर चर्चा होगी। लेकिन उससे पहले आपको बता दें, क्योंकि एनआरआई पर चर्चा है तो एनआरआई आखिर होते कौन है। देखिए, एनआरआई का मतलब नॉन रेजिडेंट इंडियन होता है। ऐसे भारतीय जो लंबे समय तक विदेश में रहते हैं उन्हें एनआरआई कहा जाता है। आयकर कानून के अनुसार 182 दिन से ज्यादा भारत से बाहर रहने वाला व्यक्ति एनआरआई होता है। एनआरआई भारतीय नागरिक ही होते हैं, बस उनका रहन सहन विदेश में होता है। वो भारत में संपत्ति खरीद सकते हैं और निवेश भी कर सकते हैं। उनकी आय पर टैक्स नियम भारत और जिस देश में वो रहते हैं दोनों जगह से लागू होते हैं। ये समझना बहुत जरूरी है आपके लिए। एनआरआई के लिए बैंक खाते अलग तरीके के होते हैं, जैसे एनआरई और एनआरओ खाते। एनआरआई भारत में पैसे भेज सकते हैं और भारतीय अर्थव्यवस्था से जुड़े जो है नियम भी उन पर कुछ कुछ लागू होते हैं। इसके अलावा क्या कुछ चर्चा आज के शो में होने वाली है, इसी सबको लेकर ये भी आप जान लीजिए ऑन द शो क्या क्या है आपके लिए। एस्टेट प्लानिंग की बुनियादी समझ होना बहुत ज्यादा आपको जरूरी है। देखिए, सबसे पहले तो यही आपको समझना है स्टेट प्लानिंग कैसे करनी है, रूट्स क्या हैं उसकी। उसके बाद एनआरआई के लिए एसेट ट्रांसफर के नियम कौन से हैं, ये भी एक जरूरी पहलू है जो समझना बेहद जरूरी हो जाता है अगर आप नॉन रेजिडेंट इंडियन हैं तो। क्रॉस बॉर्डर संपत्ति पर टैक्स का क्या असर होता है, जो आपने बाहरी देश में संपत्ति ले रखी है उस पर टैक्स किस तरीके से लगेगा, क्या कुछ असर होगा। वसीयत और ट्रस्ट की अहमियत क्या है, ये जानना आपके लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि अब संपत्ति ज्यादा भी हो गई है, अलग अलग देशों में भी हो गई है, तो ये आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और एनआरआईज के लिए कानून और उसके समाधान क्या क्या है ये जानना भी जरूरी है। इन तमाम चीजों पर चर्चा होगी, लेकिन उससे पहले समझते हैं कि अमेरिका में रह रहे एक भारतीय परिवार के साथ क्या हुआ। मिस्टर वर्मा पिछले 20 साल से अमेरिका में रहते थे और वहीं पर उनका परिवार भी बस गया। उनकी भारत में पैतृक संपत्ति थी और अमेरिका में एक घर खरीदा था। उनकी अचानक मृत्यु के बाद परिवार को भारत और अमेरिका दोनों में स्टेट ट्रांसफर के नियमों का सामना करना पड़ा। भारत में उत्तराधिकारी कानून और अमेरिका में स्टेट टैक्स के नियम लागू हुए। परिवार को न केवल कानूनी प्रक्रिया पूरी करनी पड़ी बल्कि टैक्स को लेकर भी बड़ी चुनौती आई। तो देखिए, जिस तरीके से मिस्टर वर्मा के परिवार के साथ जो है इतनी प्रॉब्लम्स आई हैं, ऐसी प्रॉब्लम से आपको बचना है और इसीलिए हमारा शो है तब क्या होगा। आज के शो में आपको इन्हीं तमाम चीजों पर समाधान देने के लिए जुड़ रहे हैं नेक्स्ट जेन एस्टेट प्लानिंग सॉल्यूशंस के फाउंडर और डायरेक्टर डॉक्टर दीपक जैन, जो एस्टेट प्लानिंग और सक्सेशन लॉस के एक्सपर्ट हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर, सबसे पहला सवाल, जो अभी हमने केस स्टडी देखी मिस्टर वर्मा के साथ जो हुआ, अमेरिका में परिवार रहता है, उसके बाद किस तरीके से जो है संपत्ति को लेकर झगड़े भी हो रहे हैं, परेशानियां भी हो रही हैं। सर, ये जो कहानी है, सबसे पहले जो है व्यूअर्स को क्या सीख लेनी चाहिए इस कहानी से? सबसे पहले आपको ये पता करना पड़ेगा कि जो संपत्ति है क्रॉस बॉर्डर, उस पर कानून किस कंट्री का लागू होता है ना। मैं एक इंडियन हूँ, मेरे पे इंडिया में एसेट्स हैं, इंडिया के बाहर एसेट्स हैं। मैं एक फॉरेन सिटीजन हूँ, मेरे पे बाहर एसेट्स हैं और इंडिया में एसेट हैं। अब इस पे कानून कौन सा लगेगा, राइट। तो मैं सबसे पहले वो चीज़ आपके लिए क्लियर करता हूँ कि इन दोनों केसेस में कानून कौन सा लगेगा। तो हम समझ इसको डिसाइड करने से पहले हमें ये डिसाइड करना पड़ेगा कि संपत्ति कैसी है, क्योंकि लॉ कहता है अगर एसेट मूवेबल है तो उस कंट्री का कानून लगेगा जहाँ पर ये व्यक्ति डोमिसाइल्ड था एट द टाइम ऑफ हिज डेथ। अब डोमिसाइल इज नॉट सिटीजनशिप। डोमिसाइल मतलब अगर मैं किसी कंट्री में जाके बस जाता हूँ विद द इंटेंशन ऑफ परमानेंटली सेटलिंग डाउन, मुझे वहाँ का डोमिसाइल मिल जाता है। सिटीजनशिप शायद बाद में मिले। तो सपोज मैं यूएस में गया और यूएस में ग्रीन कार्ड अप्लाई कर दिया। अब मुझे ग्रीन कार्ड नहीं मिला, पर मेरी इंटेंशन क्या हो गई, परमानेंटली सेटल डाउन करने की। तो मेरा डोमिसाइल क्या हो जाएगा, यूएस। तो जो मूवेबल संपत्ति है उस पर डोमिसाइल्ड कंट्री का कानून लागू होता है। अगर मेरे पे इंडिया में एक बैंक अकाउंट है, म्यूचुअल फंड फोलियो है और मेरा डोमिसाइल यूएस हो गया, तो जो इंडिया का बैंक अकाउंट है, म्यूचुअल फंड है, ये यूएस लॉज के हिसाब से इनहेरिट होगा।
जो यूएस में कानून होंगे संपत्ति के बंटवारे की ऑन डेथ, वो मेरे पे लागू हो जाएंगे। पर अगर एसेट इमूवेबल है तो मेरा डोमिसाइल कहीं का भी हो, कानून उसी कंट्री का लगेगा जहां पे एसेट सिचुएटेड है। इसमें एक वर्ड यूज होता है इनसाइटस। इनसाइटस मतलब फ्रॉम द लैंड। जो फिक्स प्रॉपर्टी है वो लैंड का कानून लेती है। सपोज मैं एक यूएस सिटीजन, मैं नॉन रेजिडेंट से भी आगे चला जाता हूँ, मैं यूएस सिटीजन हूँ और मेरे पे एक प्रॉपर्टी है बॉम्बे में, फ्लैट, राइट। अब ये क्या हो गया, इमूवेबल प्रॉपर्टी। अब मेरी डेथ के बाद इस पे इंडिया का इनहेरिटेंस लॉ लगेगा, इस पे यूएस का इनहेरिटेंस लॉ नहीं लगेगा, क्योंकि ये इमूवेबल प्रॉपर्टी। अब दूसरा क्वेश्चन आएगा, इंडिया में तो इनहेरिटेंस लॉ बहुत सारे हैं, कौन सा इनहेरिटेंस लॉ लगेगा? तो इंडिया में जो इनहेरिटेंस लॉ है वो रिलीजन पे बेस्ड है, राइट। तो अगर ये जो यूएस वाला आदमी है ये क्रिश्चियन था तो इस पे इंडियन सक्सेशन एक्ट 1925 के हिसाब से बटेगी। अगर ये हिंदू था, यूएस में हिंदू भी हो सकता है, तो उस पे हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 लगेगा। मुस्लिम है तो मुस्लिम सक्सेशन 1937 लगेगा। तो कानून इमूवेबल प्रॉपर्टी में प्रॉपर्टी जहाँ पे सिचुएटेड होती है वहाँ का लगता है, मूवेबल प्रॉपर्टी में कानून वहाँ का लगता है जहाँ पर वो डोमिसाइल्ड था एट द टाइम ऑफ हिज डेथ। एक और बात, आपके दो टाइप के डोमिसाइल होते हैं, एक डोमिसाइल ऑफ ओरिजिन होता है, एक डोमिसाइल ऑफ चॉइस होता है। डोमिसाइल ऑफ ओरिजिन क्या है, जो मेरे पिता का डोमिसाइल था जब मैं पैदा हुआ, और डोमिसाइल ऑफ चॉइस वो होता है जो मैंने खुद एक्वायर करा जब मैं मेजर हो गया, वहाँ पे जाके बसने का निर्णय लिया। मैं आपको एक क्लासिक एग्जाम्पल जिनसे कि सब हमारे दर्शकों को समझ आए डोमिसाइल होता क्या है ना। डोमिसाइल इज द फैक्ट ऑफ रेजिडेंस विद द इंटेंशन ऑफ परमानेंटली सेटलिंग डाउन। अब डोमिसाइल ऑफ ओरिजिन के हिसाब से मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। सपोज मेरे जन्म से पहले मेरे फादर यूएस में गए 3 साल काम करने के, तो उनकी इंटेंशन क्या थी, वापस आने की। तो उनका डोमिसाइल चेंज नहीं हुआ, डोमिसाइल इंडिया ही रहा, जबकि वो यूएस में चले गए। 6 महीने बाद या 3 महीने बाद उन्होंने यूएस का ग्रीन कार्ड अप्लाई कर दिया। जैसे ही ग्रीन कार्ड अप्लाई किया, अब ग्रीन कार्ड नहीं मिला उन्हें, उनका इंटेंशन चेंज हो गया, तो डोमिसाइल क्या हो गया उनका, यूएस। मेरी मदर इंडिया में ही थी, मैं 3-4 महीने में पैदा हो गया, ठीक है। मेरे फादर का डोमिसाइल क्या था मेरी बर्थ के टाइम, यूएस सिटीजनशिप। यूएस सिटीजनशिप नहीं, यूएस डोमिसाइल। हाँ, यूएस डोमिसाइल। तो मेरा डोमिसाइल ऑफ ओरिजिन क्या हो गया, यूएस। ओके। थोड़े दिन बाद मेरे फादर की एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गई, वो 3 साल पूरा करके वापस इंडिया आ गए, उनका डोमिसाइल वापस इंडियन हो। पर मेरा डोमिसाइल ऑफ ओरिजिन हमेशा यूएस रहेगा, जबकि मैंने यूएस बाहर से भी नहीं देखा। पर इसका मतलब ये नहीं है कि यूएस मुझे कुछ प्रेफरेंस देगा सिटीजनशिप में या कुछ। इसका खाली मतलब ये है कि कल को उन्हें पता ना चले कि मेरे पे किस कंट्री का लॉ लगाना है, तो कहेंगे इसका डोमिसाइल ऑफ ओरिजिन इंडिया यूएस है, तो उस पर यूएस लॉ लगा दो। ओके। इनहेरिटेंस प्लानिंग में डोमिसाइल का सबसे बड़ा फायदा क्या है या सबसे बड़ा इम्प्लीकेशन क्या है कि मूवेबल एसेट पे डोमिसाइल ऑफ ओरिजिन लगता है अगर डोमिसाइल ऑफ चॉइस नहीं हो तो, राइट। और चॉइस है तो चॉइस लग जाएगा, तो चॉइस लग जाएगा, तो चॉइस लग जाएगा। तो पहला जो विषय है वो है कि किस कंट्री का लॉ लगेगा। दूसरा, अगर कंट्री का लॉ सपोज इंडियन भी लग रहा है, तो कहीं ना कहीं तो ये जो पैसा है इंडिया से वापस रिपैट्रिएट करना पड़ेगा यूएस में, यूएस सिटीजन को। उसके क्या कानून है, तो इंडिया में फेमा लॉज हैं, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, जो कुछ प्रतिबंध लगाता है कि ये चीज़ ट्रांसफरेबल है, ये चीज़ ट्रांसफरेबल नहीं है फॉरेन एक्सचेंज में, तो उसके इम्प्लीकेशंस आएंगे। तीसरा ये है जो कानूनी प्रक्रिया है, सपोज मेरे पे मैं इंडियन सिटीजन हूँ, इंडियन डोमिसाइल है, और मेरे पे यूएस में एक कुछ शेयर्स पड़े हुए है ना, सपोज एप्पल के शेयर्स पड़े हुए, मेरी डेथ जाती है इंडिया में, इसमें कानून कौन सा लगेगा, क्योंकि मैं डोमिसाइल इंडिया क्या हूँ, इंडियन ही लगेगा, इंडियन। पर जो प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर है वो तो यूएस में होगा ना। तो जो डॉक्यूमेंट बनना चाहिए था, चाहे वो इंडियन कानून के हिसाब से बने, तो बनना तो यूएस में चाहिए था ना प्रॉपर तरीके से, क्योंकि जो प्रोसेस सिस्टम है ट्रांसफर करने का तो वहीं का यूज होगा। अगर वहां पे उसमें लिखा है कि नॉमिनी इज द ओनर, तो नॉमिनी इज द ओनर, उसमें इंडियन कानून नहीं लगेगा। आप समझ रहे हैं ना। तो ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है जब एक से ज्यादा कंट्री इन्वॉल्व। अभी तो मैंने 2 ही कंट्री इन्वॉल्व करी है, हमारे पे ऐसे क्लाइंट आते हैं उनके 5 या 6 कंट्रीज में अलग अलग एसेट्स हैं। दुबई में भी एसेट है, न्यूयॉर्क में भी एसेट है, सिंगापुर में भी एसेट है, और इंडिया में तो है ही। अब इन पे कितने कंट्रीज के लॉ लगेंगे और उसमें आपस में रिपैट्रिएशन के क्या लॉज हैं वो। सर ऐसे केस में फिर डोमिसाइल कैसे डिसाइड होगा? डोमिसाइल तो एक ही होगा जहाँ पर वो सिटीजनशिप, जहाँ पे उसने सिटीजनशिप या तो अप्लाई करी हुई होगी या वो उसका हैबिचुअल रेजिडेंस। अभी ना कुछ एक वर्ड बहुत ज़्यादा यूज हो रहा है
कानून मतलब ग्लोबल लॉ में हैबिचुअल रेजिडेंस, कि ये आदमी ज्यादातर कहाँ रहता है, हैबिट कहाँ है इसकी रहने की, उसी को डोमिसाइल मान लेते हैं। ओके तो ऐसा कोई क्लियर कट लॉ नहीं है वर्ल्ड में या ग्लोब में कि ये डोमिसाइल की ये परिभाषा है। वो धीरे धीरे इवॉल्व हो रही है, कानून भी तो इवॉल्व होता है। तो मतलब ये है कि अगर आप विदेश में रहते हैं या फिर आपकी कहीं पे भी संपत्ति अलग अलग जगहों पर, तो बहुत कुछ ध्यान में रखकर संपत्ति लें और फिर आगे कैसे उस संपत्ति को ट्रांसफर करने का जो भी प्रोसेस है उसको भी बहुत ज़्यादा ध्यान में रखें, इसलिए किसी लीगल बंदे की हेल्प जरूर लें। अच्छा सर, क्योंकि एनआरआईज पर बात हो रही है, हालांकि अब आपने बहुत बेहतरीन तरीके से समझाया कि जो भी शख्स बाहर रह रहा है, चाहे वहाँ का सिटीजन अब हो गया है नहीं हुआ है, सर इन सब केस में एनआरआईज कौन होते हैं, उन क्या किस कैटेगरी में एनआरआईज आते हैं, इनकी डेफिनेशन क्या है? नहीं, तो एनआरआईज वो हैं जिनके पास इंडियन पासपोर्ट है और वो आपने जाना 182 दिन से ज़्यादा इंडिया के बाहर रहते हैं, तो नॉन रेजिडेंट इंडियन हो जाते हैं। अब नॉन रेजिडेंट इंडियन होने के बाद क्या होता है, उनकी टैक्स की इम्प्लीकेशन चेंज हो जाती है। जो इंडिया में इनकम हुई उस पर तो इंडिया में टैक्स देना है, जो बाहर इनकम हुई उस पर बाहर की कंट्री के हिसाब से टैक्स देना है, इंडिया में टैक्स नहीं देना, राइट। हमारे लिए एनआरआई में क्या फ़र्क पड़ता है कि अगर एक एनआरआई के पास इंडियन प्रॉपर्टी है और वो इस पैसे को बाहर ले जाना चाहता है, जिस सबूत मैं यूएस में जाके बस गया हूँ पिछले 5 साल से, राइट, और मेरे पे एक घर है इंडिया में, अब मैं चाहता हूँ इस घर को बेचकर ये पैसा इंडिया से यूएस ले जाऊँ, उस पे क्या कानून है? तो रीपैट्रिएशन पहला प्रॉब्लम। दूसरा, हम आजकल एक बहुत मतलब कॉमन केस देखते हैं कि माता पिता तो इंडिया में, उन पे एसेट्स इंडिया में, और उनका एक या सारे बच्चे बाहर बस बाहर गए। रहते हैं। हाँ। अब इस केस में जो बेनिफिशियरी है वो नॉन रेजिडेंट हो गया और जो ओनर है वो रेजिडेंट है। तो रेजिडेंट से नॉन रेजिडेंट तक क्या जा सकता है, पहले तो कैसे जा सकता है, इंडिया में क्या उसकी क्या अलाउड है क्या अलाउड नहीं है, बाहर उस पर क्या टैक्स लगेगा जब इसको मिल जाएगा, वो सब चीजें आपको सोचनी पड़ेंगी। सर मतलब क्या क्या चैलेंजेस आते हैं, जैसे पेरेंट्स इंडियन सिटीजन है और रेजिडेंट भी हैं, और फिर बच्चा जो उनका है एनआरआई है, तो फिर जो प्रॉपर्टी या एस्टेट जो इनहेरिट होगा उसमें क्या क्या चुनौतियां चैलेंजेस आते हैं यूजुअली आपके पास केस आते हैं? सबसे पहला चैलेंज ये है कि हम दोनों की मृत्यु के बाद क्या मेरा बच्चा वो प्रॉपर्टी मैनेज कर पाएगा। अगर वो रियल एस्टेट है बहुत मुश्किल काम है ना। मेरे एक लैंड है हरियाणा में और मैं अपने एक बच्चे को दे गया, वो 20 साल से इंडिया आया ही नहीं और सारे गांव वालों को पता है वो आने नहीं वाला। हाँ। तो आपकी प्रॉपर्टी क्या सेफ रहेगी? नहीं, आप सोचिए, कब्जा हो जाता है, कुछ भी हो सकता है। इसलिए हरियाणा की बात करें तो वहाँ तो कब्जा भी बहुत जल्दी हो जाता है। हरियाणा नहीं, दुनिया हिंदुस्तान में कहीं पे भी हो सकता है, राइट। दूसरी बात ये है, अगर ये रेंटेड प्रॉपर्टी भी है तो जो किराएदार है उसे पता है कि भाई ये तो बाहर का आदमी है, ये यहाँ पे आने नहीं वाला, क्या वो मैनेज कर पाएगा? जिस घर में वो पेरेंट्स रह रहे थे वो एकदम से खाली हो जाएगा। अब उसके अंदर का सामान कैसे बचाऊं, उस प्रॉपर्टी को कैसे मैनेज करूं, मुश्किल काम है ना। तो पहला चैलेंज है मैनेजमेंट। दूसरा चैलेंज है कि ओनरशिप कैसे ट्रांसफर होगी पेरेंट से मेरे तक। हाँ। क्योंकि मैं तो विदेश में बैठा हूँ। हाँ। तो उसके लिए क्या करना है, क्या तरीका है, उसे वो बहुत बड़ा चैलेंज है। क्या मैं इंडिया आकर 6 महीने यहाँ रहूंगा उसको ट्रांसफर कराने के लिए? शायद मेरे बच्चे नहीं आएंगे, उन पे टाइम ही नहीं है आने का, तो उसका क्या होगा? तीसरा चैलेंज है हो भी गई उसके नाम, और कल को वो उसके नाम होने के बाद उसको सपोज ये बच्चा यूएस में क्या टैक्स देना पड़ेगा? क्योंकि यूएस में इनकम टैक्स भी है, स्टेट टैक्स भी है, डेथ टैक्स भी है। इंडिया में तो इनकम टैक्स ही है ना खाली, यूएस में डेथ पे भी टैक्स है, आप इनहेरिटेंस पे भी टैक्स देना पड़ता है, वो जो कि 40% है। ओके। उसकी एक लिमिट है, लिमिट बहुत ज़्यादा है पर लिमिट तो है ना। तो उसके ऊपर आप समझ लो आपने 150 करोड़ रुपए की संपत्ति अपने बच्चे को देगा, 150 करोड़ रुपए के शेयर्स देगा, आप बिजनेसमैन हो। यूएस में 13.1 मिलियन का एग्जेम्पशन है यूएसडी से, जो कि करीबन 80-90 करोड़ रुपए बनता है। उसके ऊपर 40% टैक्स है। तो ये जो 60 करोड़ रुपए से फालतू मिला उस पर 24 करोड़ रुपए यूएस में जमा कराने पड़ेंगे गवर्नमेंट को, राइट। अलग अलग कंट्रीज में ये लिमिट्स अलग अलग हैं। यूएस में तो 90 करोड़ है, किसी कंट्री में ये खाली $5 लाख है, राइट। तो वो एक और इशू है कि उस पर टैक्स का इम्प्लीकेशन क्या आ रहा है मेरे बच्चे पे, इनहेरिटेंस का। दूसरा, जब इस पे इनकम आएगी इस एसेट की जो इंडिया में है, सपोज डिविडेंड आया, इंटरेस्ट आया, रेंट आया, क्या इस
पे टैक्स उसको यूएस में भी देना पड़ेगा इंडिया के अलावा? क्या इंडिया और उस कंट्री के बीच में डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस ट्रीटी है, जिससे कि एक कंट्री में दिया हुआ टैक्स दूसरी कंट्री में क्रेडिट मिल जाता है? कितनी सारी कॉम्प्लिकेशंस हैं। हाँ। राइट, तो अगर माँ बाप सोचते हैं ना ये बिना सलाह लिए पूरा हो जाएगा, नहीं होने वाला। राइट, आप अपने बच्चों के लिए मुसीबत छोड़ जाओगे। बिल्कुल। Right? अगर आपको बच्चा बाहर है देश से और आप देश में, और आप सोच रहे हैं हमने बहुत प्रॉपर्टी है, कोई नहीं बाद में वो यूज कर लेगा। सर वैसे इस केस में क्या होता है जो आपने जस्ट अभी मेंशन किया, क्योंकि ये भी हम बहुत देखते हैं कि कोई एक शख्स है, रहता तो विदेश में है लेकिन यहाँ उसका फ्लैट है, प्रॉपर्टी है, रेंट उससे जा रहा है, थोड़ा बहुत जो भी जा रहा है। सर इस केस में फिर क्या है टैक्सेशन का मामला? नहीं, ये डिपेंड करता है वो किस कंट्री में है। जैसे सपोज एक एग्जांपल से समझते हैं, अगर कोई दिल्ली में उसकी प्रॉपर्टी है और वो रहता है ऑस्ट्रेलिया में रहता है, हाँ, तो फिर किस तरीके अब ऑस्ट्रेलिया में देखना पड़ेगा वहाँ ग्लोबल टैक्सेशन है या नहीं है। मेरे हिसाब से है। तो अगर आप ऑस्ट्रेलिया में कहीं के भी मतलब कहीं पे भी प्रॉपर्टी हो, ऑस्ट्रेलिया में आपको उसका टैक्स देना पड़ता है। और इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस ट्रीटी है। तो जो टैक्स आपने इंडिया में ऑलरेडी उस पर रेंट पे दे दिया, वो उसका क्रेडिट मिल जाएगा। तो जहाँ पर भी ज्यादा होगा वहाँ पे एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। सपोज इंडिया में 15% टैक्स है और कनाडा में 30% टैक्स है इस पे, तो इंडिया के 15% का तो आपको क्रेडिट मिल जाएगा, बाकी 15 आपको वहां जमा कराना पड़ेगा। ओके, अच्छा। तो वो डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस ट्रीटी है, पर उससे भी जो हायर स्लैब है जिस भी कंट्री में, वो तो देना ही पड़ेगा। वो तो देना और ये है कि 30 + 15 नहीं देना पड़ा, टोटल 30 देना पड़ा। ओके, तो उस तरीके के आपको इम्प्लीकेशन देखने पड़ेगे। और ये कंट्री स्पेसिफिक है। अगर आपको लगता है मुझे 150 कंट्रीज का याद होगा, तो बिल्कुल भी याद नहीं होगा। मैं आपको बता सकता हूँ ये इशू आ सकता है। ठीक है सर। सर इसके अलावा प्रॉपर्टी टैक्स और इनहेरिटेंस टैक्स, इनमें क्या मेजर डिफरेंस होता है और क्यों समझना जरूरी है किसी को? प्रॉपर्टी टैक्स में 2 टैक्स आते हैं। एक तो आता है उससे इनकम क्यों आ रही है, उस पर क्या टैक्स लगेगा। प्रॉपर्टी रेंट बियरिंग हो सकती है ना, शेयर्स में डिविडेंड आ सकता है, एफडी में इंटरेस्ट आ सकता है, तो ये तो उसकी इनकम हो गई। दूसरा टैक्स है कैपिटल गेन्स। जब मैंने बेची तो इंडिया में कैपिटल गेन लगता है। क्या वो कैपिटल गेन में एक विदेशी नागरिक हूं, इस वजह से मुझे वहां पर भी देना पड़ेगा, यहाँ पे भी देना पड़ेगा? क्या यहाँ पे दिए हुए कैपिटल गेन का मुझे वहां क्रेडिट मिलेगा? कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या मानेंगे? ये सारी इश्यूज आपको सोचना पड़ेगा। ठीक है, ये हो गया प्रॉपर्टी के ऊपर टैक्स। प्रॉपर्टी टैक्स आप हाउस टैक्स वगैरह को भी कह सकते हो, जिसको मैं अभी यहाँ नहीं मान रहा। इनहेरिटेंस टैक्स क्या है? जब मुझे विरासत में संपत्ति मिलती है, तो कई कंट्रीज में उस विरासत के ऊपर टैक्स है। इंडिया में भी 1984 तक था। ओके। 84 के बाद एबॉलिश हुआ। अभी भी बातें बार बार चलती हैं कि दोबारा इंडिया में इनहेरिटेंस टैक्स आएगा, पर अभी तक नहीं आया। हम फॉर्चुनेट है, हमें इनहेरिटेंस पे कोई टैक्स नहीं देना पड़ रहा। पर बाहर की कंट्रीज में है, यूएस में है, यूके, पूरे यूरोप में है, ऑस्ट्रेलिया में है, इन सब कंट्रीज में है। कनाडा में नहीं है। ओके, राइट, इनहेरिटेंस टैक्स नहीं है अभी तक, पर कब आ जाए आपको नहीं पता, क्योंकि आप प्लानिंग क्या कर रहे हो, आप तो फ्यूचर की प्लानिंग कर रहे हो ना, उस टाइम आ सकता है। आगे जाके क्या कुछ चेंजेस हो सकते हैं ये हमें पता नहीं है। सर इसके अलावा अगर कोई एनआरआई है और विल ड्राफ्ट कर रहा है, तो फिर उसे किस किस बातों का जो है सबसे ज्यादा ध्यान रखना चाहिए? और अगर इसमें मतलब इंडियन प्रॉपर्टी भी शामिल है, तो फिर किस तरीके से चीजें और ज्यादा डिफिकल्ट हो जाती हैं? तो मैं सबसे पहले सलाह दूंगा, अगर आप एक नॉन रेजिडेंट इंडियन हो जो इंडिया के बाहर रहते हो और इंडियन एसेट्स की विल बना रहे हो, तो वो इंडिया की बनाओ। आप यूएस में बैठकर इंडियन एसेट्स की विल मत बनाइएगा, वो आपकी फैमिली के लिए मुसीबत है। और यहाँ अगर किसी लीगल नहीं, उसकी मुसीबत क्यों है वो आप समझिए। जब आप विल यूएस में बनाएंगे तो आप यूएस में उसको रजिस्टर कराओगे, या यूएस में रजिस्टर नहीं कराओगे, पर गवाह कौन होंगे? यूएस के होंगे। हाँ। ठीक है, अब आपकी डेथ हो गई। ठीक है, अब इंडियन कानून क्या कहता है कि जो इंडिया के बाहर की विल है, उसको पहले यूएस कोर्ट प्रोबेट करेगा। प्रोबेट मतलब सर्टिफाई करेगा ये ठीक से बनी है। उस प्रोबेट की कॉपी को एपोस्टाइल एक तरीके का नोटरी होता है, इंटरनेशनल नोटरी, वो करा के इंडिया भेजा जाएगा। फिर इंडिया में से दोबारा हाई कोर्ट प्रोबेट करेगा, और प्रोबेट करते हुए वो कहेगा इन दोनों विटनेस में से कम एक को इंडिया आके कहना पड़ेगा कि हमने इसे साइन करते हुए देखा, क्योंकि विल के प्रोबेट उसके बिना हो ही नहीं सकता। ठीक है, इसको दोबारा प्रोबेट किया, उस व्यक्ति को आप फ्लाई करा के लेके आए, उसने कोर्ट के आगे बयान दिया, अब इसमें जो नया प्रोबेट ऑर्डर आएगा उसमें विल ट्रांसफर होगी। इसकी जगह अगर आप इंडिया आ जाते और विल बना देते, तो गवाह इंडियन होते, इंडियन सब रजिस्टर ऑफिस में रजिस्टर होती। अब इसको प्रोबेट की रिक्वायरमेंट ही नहीं है। अब ये बिना प्रोबेट के
म्यूटेट हो जाता है, क्योंकि इंडिया में प्रोबेट खाली 3 सिटीज़ में कंपलसरी है, मुंबई, चेन्नई और कैलकाटा। तो मैं मान के चल रहा हूँ इन तीनों में आपकी नहीं है संपत्ति, तो एक बार भी प्रोबेट की जरूरत नहीं है। अगर इन तीनों में है भी तो केवल एक बार जरूरत है, राइट। पर हाँ, अगर आप प्राइवेट फैमिली ट्रस्ट बनाकर इसको लाइफ टाइम में ट्रांसफर कर देते तो प्रोबेट की जरूरत ही नहीं है और बच्चों को यहाँ आने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि आपकी सारी संपत्ति ट्रस्ट में है, आप ट्रस्ट के मालिक बदल रहे हो ट्रस्ट डीड से। तो बच्चों के लिए मैनेज करना आसान है, इनहेरिटेंस बड़ी इजी हो गई और एश्योर्ड हो गई, अब इसमें चैलेंज भी नहीं करा सकता कोई। तो नॉन रेजिडेंट इंडियंस के लिए प्राइवेट फैमिली ट्रस्ट इज द बेस्ट वे टू ट्रांसफर वेल्थ टू योर चिल्ड्रन और टू कंट्रोल इट फॉर योरसेल्फ एंड योर फैमिली, जिससे कि इस पे कोई इशू ना आए। और हमारे जो दर्शक इंडिया के बाहर रहते हैं, नॉन रेजिडेंट हैं, उन कंट्रीज में तो ट्रस्ट वैसे ही बहुत सारा प्रेवलेंट है, बहुत ज़्यादा कॉमन है। इंडिया में तो हमें लगता है कि बड़ी चीज़ है, अलग सी चीज़ है, वहाँ तो बहुत कॉमन है, तो वो जरूर देखते होंगे इसका बहुत सारे फायदे। पर नॉन रेजिडेंट इंडियंस के लिए ट्रस्ट इज अ कंपलसरी। अगर आप पे इंडियन एसेट्स हैं, आप जरूर ट्रस्ट बनवाएं इंडिया में और अपनी संपत्ति को अपने लाइफ टाइम में उस ट्रस्ट में ट्रांसफर कर दें, जिससे कि आपके बच्चों के लिए इसे मैनेज करना आसान होगा, उन पे इनहेरिटेंस का टैक्स नहीं लगेगा, डबल टैक्सेशन से वो बच जाएंगे और इस पे कभी भी चैलेंज नहीं आएगा, ये हमेशा सुरक्षित रहेगी उनके लिए। सर ये तो आपने बताया कि जो लंबा सा प्रोसेस है कि अगर यूएस में कोई बैठा है, प्रॉपर्टी इंडिया में है और वहीं पे उसने अपनी जो है विल ड्राफ्ट करी, तो फिर उस पर यूएस में जाकर वहाँ के कोर्ट से, वहाँ के कानून से जो एक प्रोबेट बनेगा, फिर इंडिया आकर फिर उन गवाहों को लाना पड़ेगा। सर अब इस पूरे लंबे प्रोसेस में एक भी स्टेप नहीं हुआ, एक भी स्टेप में अगर कहीं दिक्कत आई, सपोज वो गवाह जो है यहाँ नहीं आ पा रहे हैं या फिर कहीं पे भी कुछ प्रॉब्लम है, तो फिर उस प्रॉपर्टी का क्या होता है? अटक जाएगी, बीच में अटक जाएगी, वो ट्रांसफर करानी है ना आपको, राइट। या आप कहोगे विल है ही नहीं, अब विल नहीं है तो इंटेस्टेट के हिसाब से बटेगी। अच्छा, है ना, विल तो आपको कर गए, बाकी 2 भाइयों को कुछ नहीं दिया, तो एक तो ऑप्शन है आप विल को इम्प्लीमेंट करा लो और आपकी होगी खाली, या आप कहो विल नहीं है, अब 1/3 बांट दो तीनों में, चॉइस आपकी है। ठीक है सर। वैसे ये भी कहा जा सकता है जैसे माता पिता ने अगर विल बनाई तो फिर आगे जो बच्चे हैं ये कह सकते हैं कि विल है ही नहीं। अगर एक बार बिल सामने आ गई तो नहीं कह सकते, पर सपोज मैंने ये पूरी प्रॉब्लम एक क्लाइंट को बता दी, अब उस पर 2 ऑप्शन है, या तो ये पूरा प्रोसेस करे या मान ले विल नहीं है और करवा दे, क्योंकि विल तो कॉपी तो उसी के पास, नेचुरल जो लॉ है उसके हिसाब से डिवाइड हो जाए। चलिए ठीक है सर। बाकी बहुत सारे दर्शकों के सवाल आए हैं अलग अलग प्लेटफॉर्म से, उन्हें फटाफट से लेने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला सवाल लेंगे श्रुति चौथी तोमर का, मेरठ से पूछ रही हैं, कह रही है मुझे मेरठ में अपने पिता से विरासत में एक संपत्ति मिलने वाली है, लेकिन मैं लंदन में रहती हूँ। इस प्रॉपर्टी को अपने नाम ट्रांसफर कराने में मुझे किस तरह की कानूनी चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है? इस काम को कराने का आसान तरीका क्या है? सर ये सबसे आसान tariqa है, अपने फादर से कहिए एक प्राइवेट फैमिली ट्रस्ट बनाए और उसमें ये प्रॉपर्टी अपने जीते जी ट्रांसफ़र कर दें। इस ट्रस्ट के प्राइमरी बेनिफिशियरी फादर हैं, सक्सेसर बेनिफिशियरी आप। अब इसमें आपको ना तो हिंदुस्तान आने की ज़रूरत है ट्रांसफ़र कराने के लिए, ना इसको आपके कोई भाई बहन या और कोई चैलेंज कर सकता है, क्योंकि आपके फादर ही इम्प्लीमेंट कर गए और उस ट्रस्ट डीड से आप ओनर बन जाओगे उनके बाद। तो इसकी हम बनाएंगे कैसे? फादर सेटलर हैं, फादर ने ट्रस्ट बनाई जिसमें फादर ट्रस्टी हैं और आप भी ट्रस्टी हो, सोल बेनिफिशियरी आपके फादर हैं जब तक वो अलाइव है। फादर की डेथ के बाद आप बेनिफिशियरी बन जाओगे और आप पे अधिकार हो जाएगा एक इंडियन ट्रस्टी को ऐड करना। अब इसका सबसे बड़ा फ़ायदा क्या है कि अब आपको प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र कराने इंडिया नहीं आना पड़ेगा, आप पे यूके में कोई इनहेरिटेंस टैक्स नहीं लगेगा, क्योंकि प्रॉपर्टी अभी भी आपकी नहीं है, अभी भी ट्रस्ट की है, आपके नाम तो नहीं आई ना, ट्रस्ट की रही, तो जब तक आपके नाम नहीं आएगी तब तक वहाँ पे टैक्स नहीं देना। डबल टैक्सेशन का सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि प्रॉपर्टी आपकी है ही नहीं, राइट। तो आपकी इनकम में ऐड नहीं होगा यूके में, और आपके कोई भाई और बहन इसको चैलेंज नहीं कर पाएंगे कभी किसी भी कारण से, राइट। एक और बात मैं कहता हूँ, अगर आपके कोई प्रॉब्लम होती है अपने स्पाउस से यूके में, तो ये एलिमनी का पार्ट नहीं बनेगी, ये एलिमनी का पार्ट भी नहीं बनेगी। वेल ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मुजफ्फरपुर से एक सवाल लेते हैं। प्रदीप राय पूछ रहे हैं, कह रहे हैं मैं भारत में रहता हूँ और वसीयत बना ली है, लेकिन मेरे बच्चे कनाडा में रहते हैं, क्या मुझे अपनी वसीयत को अपडेट करने की ज़रूरत पड़ेगी? मुझे ऐसा क्या करना चाहिए जिससे मेरी वसीयत भारत और विदेश दोनों में कानूनी रूप से वैध हो? सर इस केस में आपकी क्या सलाह है? नहीं, तो मैं ये मान के चल रहा हूँ आप पे जो एसेट्स हैं वो इंडिया में ही है, राइट। अगर आपके एसेट इंडिया के बाहर हैं
तो मैं कहूँगा जितनी कंट्री में एसेट है उतनी कंट्री में विल बनाओ। इंडियन विल फॉर इंडियन एसेट्स, यूएस विल फॉर यूएस एसेट्स, कैनेडियन विल फॉर कैनेडियन एसेट्स। इंडियन विल में यूएस एसेट मत डालिए, यूएस एसेट में यूएस विल में इंडियन एसेट्स मत डालिए, ये गलती कभी मत करिए। पर आपके जो स्पेसिफिक केस है, जो हमने पहले भी शो में बात करी, इसमें प्रॉब्लम क्या है कि आपकी मृत्यु के बाद आपके बच्चे इसको इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे विल को। वो इंडिया आके क्या वो सब रजिस्ट्रार ऑफिस में रोज जाएंगे, चक्कर काटेंगे, या कानून का दरवाजा खटखटाएंगे, ये केस लड़ेंगे, उससे कैसे बचा जा सकता है। और उसका बचने का तरीका क्या है, आप विल मत बनाएं, आप ट्रस्ट बनाएं, ट्रस्ट में प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करें, जीते जी इस ट्रस्ट के ओनर आप हैं, आपके बाद आपके बच्चे ऑटोमेटिकली ओनर बन जाएंगे। उससे उनको ना तो इंडिया आके इसे ट्रांसफर कराना पड़ेगा, ना ही उन्हें वहाँ यूएस में टैक्स या कनाडा में टैक्स देना पड़ेगा, ना ही उनमें आपस में कोई मतभेद हो सकता है इसके बारे में, क्योंकि आपने अपने जीवन काल में ऑलरेडी करके जा चुके हैं। तो वो उनका ये बेटर विकल्प है देन विल जो इन्होंने अभी बनाई है। ठीक है सर, आगे सुरेंद्र सिंह का सवाल है, तो उनका सवाल थोड़ा सा इंटरेस्टिंग भी लग रहा है मुझे। पूछ रहे हैं, पहले तो ये कह रहे हैं कि मुझे पानीपत में विरासत में जो है संपत्ति मिली है, इसे बेचने पर मुझे किस तरह टैक्स चुकाना पड़ेगा, इस एसेट को मैं भारी भरकम टैक्स के बोझ के बिना न्यूयॉर्क में अपने परिवार को किस तरीके से ट्रांसफर कर सकता हूँ। सर इसका भी कोई तरीका है? नहीं, देखिए, विरासत में मिली हुई संपत्ति जो है ना, उस पर जब आप इसे बेचते हैं तो इस पर कैपिटल गेन टैक्स लगता है। कैपिटल गेन टैक्स में जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है वो उस व्यक्ति की है जिसने ओरिजिनली इसको खरीदा था, उसमें इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिल जाता है। तो सपोज उसने 10 लाख रुपए की ज़मीन खरीदी है या प्रॉपर्टी खरीदी, इंडेक्सेशन करके ये हमारे पे आ गई कि बढ़ा के इसकी कीमत आज की डेट में इन्फ्लेशन एडजस्ट करने के बाद 90 लाख की हुई। आपने इसे 5 करोड़ रुपए में बेचा, तो 5 करोड़ माइनस 90 लाख इंटू जो भी कैपिटल गेन्स का टैक्स है वो 20% या जो भी टैक्स आएगा वो आपको उसका देना पड़ेगा इंडिया में। उसके बाद ये जो पैसा आपके पास आया ये आफ्टर टैक्स आया। हाँ, आप ये टैक्स बचा भी सकते हो कैपिटल गेन का बाय बाइंग अ न्यू प्रॉपर्टी अंडर सेक्शन 54। उसके बाद जो पैसा बच गया उसको आपको अब विदेश भेजना है। अब इसमें $1 मिलियन तक तो आप विदेश कैपिटल गेन्स का किसी भी कैपिटल एसेट का पैसा विदाउट आरबीआई परमिशन भेज सकते हो। अगर $1 मिलियन से ऊपर है एक फाइनेंशियल ईयर में तो आपको आरबीआई की परमिशन लेकर ही इसको ट्रांसफर करना पड़ेगा। यही कानून। ठीक है सर, ओके, आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें किस तरीके से आप इसी तरह और सवाल हमें भेज सकते हैं। तब क्या होगा शो के लिए तरीका बहुत आसान है, इस शो के कमेंट में अपने सवाल लिख दीजिए, या फिर जो हमारा व्हाट्सएप नंबर है आपके लिए हमेशा ओपन रहता है, आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे 9354027995, इस नंबर पर एस्टेट लिखकर अपना सवाल लिख दीजिए और सीधा हमें भेज दीजिए, ताकि आगे के शोज के लिए आपके सवाल हमें मिलता रहे और हमें ये भी पता रहे कि आप किस टॉपिक पर जो है डिस्कशन देखना चाहते हैं। इसके अलावा अगर आप सीधा डॉक्टर दीपक जैन से कंसल्ट करना चाहते हैं एस्टेट प्लानिंग को लेकर, कुछ भी आपकी दुविधा है, तो सर का नंबर भी आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में वीडियो के मिल जाएगा। सर आगे बढ़ते हैं। सर, जिन एनआरआई के बच्चे विदेश में रह रहे हैं उन्हें संपत्ति जो है ट्रांसफर करने के लिए भारत में ट्रस्ट एस्टैब्लिश करनी है, तो फिर सर उसका क्या प्रोसेस है पहली बात तो, और क्या फायदा है उसका? नहीं, तो आप कह रहे हैं एक एनआरआई है, हाँ, उसके बच्चे विदेश में नॉन रेजिडेंट इंडियन है और बच्चे भी वहीं हैं। चलिए, तो उसको इंडिया में ट्रस्ट जो क्रिएट करना है उसमें एक बार इंडिया जरूर आना पड़ेगा उसको रजिस्टर कराने के। तो इस ट्रस्ट में मैं उस नॉन रेजिडेंट इंडियन को सेटलर बनाऊंगा, उसी को ट्रस्टी बनाऊंगा और एक इंडियन ट्रस्टी ऐड करूंगा, क्योंकि मुझे पॉइंट ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट इंडिया चाहिए इस ट्रस्ट। और उसमें बेनिफिशियरी वो हो सकता है, वो प्लस उसकी वाइफ हो सकती है, या वो प्लस वाइफ प्लस बच्चे हो सकते हैं, जैसे भी वो उसको स्ट्रक्चर करना चाहे। मैं ऐसा भी कर सकता हूँ कि शुरू में पति और पत्नी उसके बेनिफिशियरी हो, पति या पत्नी की मृत्यु के बाद बच्चे ऑटोमेटिकली बेनिफिशियरी बन जाए, सक्सेस बेनिफिशियरी। ये मैं दोनों ये सब चीजें कर सकता हूँ, वो डिपेंड करता है आपकी जरूरतें क्या। राइट, सबसे पहले ये ट्रस्ट डीड बनेगी। इस ट्रस्ट डीड में ये सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस लिखे जाएंगे, टर्म्स एंड कंडीशन। फिर इस ट्रस्ट डीड को रजिस्टर कराना पड़ेगा इंडिया में सब रजिस्ट्रार ऑफिस में। जिस जहाँ कर भी आपका एड्रेस है इंडियन एड्रेस, उसी के सब रजिस्ट्रार ऑफिस में ये रजिस्टर कराना पड़ेगा। आप पे OCI कार्ड होगा, पर्सन ऑफ PIO कार्ड होगा, या आप पे इंडियन पासपोर्ट होगा, उसके एड्रेस के हिसाब से मुझे पता चल जाएगा कि आपकी ये किस जगह पे रजिस्टर होगी या संपत्ति कहाँ पे है, उसके हिसाब से मैं रजिस्टर करा दूंगा ट्रस्ट डीड। राइट, जब वो ट्रस्ट डीड रजिस्टर हुई तो हम इसका पैन कार्ड अप्लाई करेंगे।
पैन कार्ड के बाद जब पैन कार्ड और रजिस्टर्ड डीड आ गई तो मैं अब इसका बैंक अकाउंट, डीमैट अकाउंट वगैरह खोलूंगा। अब आपकी ट्रस्ट वैलिड है, अब आप अपनी प्रॉपर्टीज ट्रांसफर करनी शुरू कर दीजिए इसमें। सर इसमें वो सिर्फ इंडियन प्रॉपर्टीज ही इंक्लूड कर सकते हैं? इंडियन ट्रस्ट फॉर इंडियन एसेट्स, कभी भी बाहर के एसेट इंडियन ट्रस्ट में मत डाले। लीगली परमिसिबल है, पर ये आपकी इनहेरिटेंस प्लानिंग को एक तो कॉम्प्लिकेट करेगा। फेमा के इम्प्लीकेशंस बहुत ज़्यादा हैं फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट के, राइट, जो कि अगर विदेशी संपत्ति होल्ड करने लगता है तो इन कारण, और आपकी जो लोकल कंट्री है ना उसके लॉज भी बहुत सारे उस पर एप्लीकेबल हो जाएंगे। तो मैं तो कहता हूँ इंडियन ट्रस्ट फॉर इंडियन एसेट्स, यूएस ट्रस्ट फॉर यूएस एसेट, कैनेडियन ट्रस्ट फॉर कैनेडियन एसेट। मतलब सब कुछ सेपरेट रखिए ताकि बाद में जाकर दो देशों के जो लीगैलिटीज हैं उनमें भी क्लैश ना हो और आपकी जो पर्सनल प्रॉपर्टी है वो कहीं अटके नहीं। अच्छा सर, अगर कोई एनआरआई है और विदेश में वसीयत उसने बनाई है जिसमें भारतीय प्रॉपर्टी जो है उसकी जो भी एस्टेट है, जो कुछ भी संपत्ति है वो उसमें इंक्लूडेड है, सर ऐसे में ऐसे कौन से कदम जरूरी हैं कि जिससे ये जो वसीयत है भारत में भी लीगल रहे? मैं तो पहले बोला आपको कि ये विल जो है ये बाहर बननी ही नहीं चाहिए थी, इंडिया में बननी चाहिए थी। इंडिया में बननी चाहिए थी, इंडियन फॉर इंडियन एसेट्स। लेकिन सर अगर नहीं नॉलेज है, बना ली है, या फिर बहुत से व्यूअर्स ऐसे होंगे जो इस केस में क्या पता फंसे भी हुए हो। नहीं, तो अगर वो जीवित हैं अभी तक तो इंडिया आओ, नई विल बना दो, राइट। अगर हाँ ऐसे व्यक्ति की मृत्यु ही हो गई जो बना के चले गए तो आपको डबल प्रोबेट करानी पड़ेगी, उसका और कोई तरीका नहीं है। ठीक है सर, है ना, जो हमने पहले बात करी। मतलब अगर उन्होंने जैसे फॉरेन में विल बनाई है तो फिर इंडिया आके वो जो विल बनाएंगे तो इन दोनों विल्स के बीच में जो लेटेस्ट विल है वो वैलिड है। अच्छा ठीक है, विल तो आप कितनी भी बना सकते हो, जो आखिरी विल है वही वैलिड है ना। तो यूएस में जो विल बनाई उसके बाद मैंने इंडिया में आके विल बनाई, तो विल तो वैलिड कौन सी हो गई? जो लेटेस्ट अपडेट है विल, जो लेटेस्ट विल है वो इंडिया वाली विल वैलिड हो गई। जो यूएस में जो इंडियन एसेट्स की विल थी वो नॉट वैलिड है। ठीक है सर। इसके अलावा सर जो एनआरआई भारत में अपने रिलेटिव्स को संपत्ति या फिर पैसे या फिर गिफ्ट्स देना चाहते हैं, उसमें सर किस तरीके के नियम लगते हैं, साथ ही इस पर टैक्स किस तरीके से लागू होता है? तो मैम सबसे पहले जब आप गिफ्ट देते हो तो आपको सेक्शन 56 देखना पड़ेगा इनकम टैक्स एक्ट का, जो कहता है 50,000 रुपये से ऊपर का गिफ्ट रिसीवर के हाथ में टैक्सेबल है। पर उन्होंने साथ में उसमें एक सब सेक्शन डाला हुआ है जिसमें 8 रिलेटिव्स को आप अनलिमिटेड अमाउंट के गिफ्ट दे सकते हो। अगर आप उन 8 रिलेटिव्स में से आते हैं, आपके वो जो रिसीवर है, तो आप कितने का भी गिफ्ट दे सकते हो। पर व्हेन इट कम्स टू नॉन रेजिडेंट गिविंग गिफ्ट टू इंडिया, आपको फेमा भी देखना पड़ेगा साथ में। फेमा में लिमिटेशंस बनी हुई हैं, व्हाट एन इंडियन कैन रिसीव फ्रॉम अ नॉन रेजिडेंट इंडियन एज गिफ्ट, राइट। और उससे ऊपर अगर वो जाता है अमाउंट तो आपको आरबीआई की परमिशन लेनी पड़ती है कि भाई ये पैसा मेरे पे बाहर से आ रहा है, विदेश से आ रहा है। तो वो सब आपको इम्प्लीकेशंस देखकर फिर डिसाइड करो कि आप क्या दे सकते हो, क्या नहीं दे सकते। ऐसा नहीं हो कि आपने गिफ्ट भेज दिया अपनी प्यार मोहब्बत में और वो भारी पड़ गया रिसीवर को। ठीक है सर, इसके अलावा एक बहुत ज़रूरी सवाल है, अगर किसी एनआरआई की शादी जो है सर गैर भारतीय जीवन साथी से हो जाती है, मतलब जिससे शादी हो रही है वो इंडियन है ही नहीं, इंडिया से दूर दूर तक कोई रिलेशन नहीं है, तो सर फिर इन केसेस में स्टेट प्लानिंग किस तरीके से करनी चाहिए? और मतलब पार्टनर जो है उसको किस तरीके से हिस्सा जाएगा प्रॉपर्टी का, ऐसी प्रॉपर्टी का जो भारत में एग्जिस्ट करती है लेकिन जो पार्टनर है वो इंडिया से बिल्कुल कनेक्टेड नहीं है, वो है ही बाहर का, फॉरेनर ही है। उसमें फेमा के इम्प्लीकेशंस हैं, मतलब अ नॉन रेजिडेंट और फॉरेन सिटीजन कैन इनहेरिट इंडियन एसेट्स, राइट। पर वो क्या रिपेट्रिएट कर सकता है पैसों को, उस पर प्रतिबंध है। जैसे $1 मिलियन पर एनम तो आप ले आ सकते हो, उसके ऊपर आपको आरबीआई की परमिशन चाहिए। सपोज मैं एक इंडियन नॉन रेजिडेंट इंडियन हूँ, मेरी जो वाइफ है वो अमेरिकन सिटीजन है ना, आप ऐसे ही मुझे वो बता रहे हो ना, और मेरे पे इंडिया में कुछ एसेट्स हैं, मेरी डेथ हो गई, हाँ। ठीक है। अब इस पे क्योंकि ये एसेट इंडिया में है, मेरी डेथ अगर विल बनाए बिना भी हो गई, क्योंकि ये इमूवेबल एसेट है, तो इस पे इंडियन लॉ लगेगा। इंडियन लॉ के हिसाब से मेरी विदेशी पत्नी इसकी ओनर बन गई। सपोज मेरी मदर भी नहीं है, बच्चा भी नहीं है कोई, तो शी इज द ओनली सर्वाइवर और मैं हिंदू हूँ, राइट। तो शी इज द ओनली सर्वाइवर, वो बन गई पूरे के पैर। अब क्या ये प्रॉपर्टी उनके नाम जा सकती है? पक्का जा सकती है। इनहेरिटेंस में फॉरेनर जरूर इनहेरिट कर सकता है, उसमें भी हमारे भी कुछ रेस्ट्रिक्शन है। चाइना और पाकिस्तान के अगर लोग होते हैं उनको हम अलाउ नहीं करते, एनिमी स्टेट का वो दर्जा दिया हुआ है, राइट। उनको वो इनहेरिट भी नहीं कर सकते। पर सपोज इनके नहीं है और किसी कंट्री के नेचुरली, मतलब अगर डेथ हो गई स्पाउस की जो इंडियन है और स्पाउस लेकिन चाइना या पाकिस्तान से, तो वो एनिमी स्टेट है, उसमें उसको तो वो नेचुरली नहीं होगी। और अगर वो विल वगैरह उन्होंने कुछ बना दी तो बना ही नहीं सकते उनके, बना ही नहीं सकते उनके लिए, जस्ट एनिमी प्रॉपर्टी, वहाँ पे हम अलाउ ही नहीं करते,
उन कंट्रीज के सिटीजन्स को हम इंडियन एसेट्स को इनहेरिट करना अलाउ ही नहीं करते, ओके है ना। वो पूरा एक अलग शो है, राइट। तो अब ये जो विदेशी महिला है अमेरिकन सिटीजन, ये ओनर बन गई इंडियन एसेट्स की, विच शी कैन बिकम लीगली। प्रॉब्लम क्या है कि कैन शी रीपैट्रिएट दिस मनी, सेलिंग इट, टेकिंग बैक, उस पे रिस्ट्रिक्शंस लगी हुई हैं कि आप इतना ही ले आ सकते हो एक फाइनेंशियल ईयर में। अच्छा। और वो $1 मिलियन तक तो अलाउड है। हाँ। 1 मिलियन से ऊपर आपको आरबीआई की परमिशन लेनी पड़ेगी या अगले साल का इंतजार करना पड़ेगा। तो वो सब चीजें हमें सोचनी पड़ेगी। पर कैन दे इनहेरिट? यस दे कैन इनहेरिट। और फिर सर वो उसको आगे अगर बेचना चाहे, कुछ करना चाहे, तो उसके लिए भी प्रोसेस प्रोसेस है, उसमें टीसीएस का एक प्रोविजन है, टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स, वो 20% पहले ही ले लेंगे, वो बहुत सारी चीजें है ना। तो वो थोड़ा सा आपको एक कानूनी मदद लेके उसको सेल को मटेरियलाइज करना होगा। क्या रीपेडिट करोगे, इंडिया में क्या टैक्स देना पड़ेगा, उस टैक्स का क्या क्रेडिट यूएस में मिलेगा या नहीं मिलेगा, है ना। तो वो पूरा कॉम्प्लिकेशन है। मुझे लग रहा है कोई अगर ये डिस्कशन सुन लेगा तो वो अपना प्लान ही कैंसिल कर देगा, कहेगा मैं तो भाई अपने देश के सिटीजन से ही शादी कर लेता हूँ, इतनी लीगैलिटीज में फंसूंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, राजीव राय का सवाल लेते हैं। अमेरिका से ही सवाल है, कह रहे हैं हम एनआरआई हैं, अमेरिका में जो है अति वरिष्ठ अमेरिकी नागरिक हैं, मतलब काफ़ी टाइम हो गया इन अमेरिका में रहते हुए, एज भी ज़्यादा हो गई है। कह रहे हैं हमारे चंडीगढ़ में एनआरओ और एनआरई अकाउंट्स हैं, हमारी भारत में प्रॉपर्टी और बैंक साथ ही इंश्योरेंस निवेश भी है, पिछले 20 साल से टैक्स पे कर रहे हैं, हम भारत में फैमिली ट्रस्ट बनाना चाहते हैं, क्या भारत में इसकी अनुमति है? सर ऐसे केस में क्या होगा? तो एल्डरली लोग हैं। नहीं, इंडियन ट्रस्ट एक्ट जो है वो उसके अंतर्गत ये इंडिया में ट्रस्ट बना सकते हैं। ये इस ट्रस्ट के सेटलर, बेनिफिशियरी और ट्रस्टी सब हो सकते हैं, पर ये सोल ट्रस्टी नहीं हो सकते। उसमें कम से कम एक इंडियन ट्रस्टी को ऐड करना पड़ेगा, नहीं तो वो ट्रस्ट नहीं चलेगी। और ये जो इंडियन ट्रस्टी है ये कोई आपका चार्टेड अकाउंटेंट, लॉयर या प्रोफेशनल भी हो सकता है, जरूरी नहीं है फैमिली मेम्बर हो, राइट। तो पहली बात तो ये ट्रस्ट बना सकते हैं। इनको एक कानूनी विशेषज्ञ से मदद लेकर ट्रस्ट डीड को ड्राफ्ट करना होगा। इंडिया में आकर इस ट्रस्ट डीड को रजिस्टर करना पड़ेगा, जो शायद मतलब मैं उसकी सलाह नहीं देता, पावर ऑफ अटॉर्नी से भी रजिस्टर करी जा सकती है। यूएसए किसी इंडियन को पावर अटॉर्नी दे, वो उनके बिहाफ पे रजिस्टर कर दे, वो पॉसिबल है। पर मैं हमेशा चाहता हूँ कि ट्रस्ट एक व्यक्ति खुद रजिस्टर करे, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, इसके अंदर आपकी सारी प्रॉपर्टी आने वाली है, राइट। जब ये रजिस्टर हो जाए, इसका पैन कार्ड अप्लाई करें, आपको पूरा अधिकार है इस ट्रस्ट का पैन कार्ड अप्लाई करने का, और इसमें अपनी संपत्ति को ट्रांसफर करें, राइट। डीमेट जो प्रॉपर्टी आपकी फाइनेंशियल एसेट्स हैं, म्यूचुअल फंड, शेयर्स वगैरह, इनका डीमेट अकाउंट इंडिया में खोलें ट्रस्ट का, और अपने डीमेट से इस ट्रस्ट के डीमेट में ट्रांसफर करें। कोई कैपिटल गेन नहीं लगेगा, कोई ट्रांसफर कॉस्ट नहीं आएगी, कोई गिफ्ट टैक्स नहीं लगेगा उसमें, नहीं तो रिडीम करेंगे तो कैपिटल गेन लग जाएगा। तो उस तरीके से ट्रांसफर कर लें उसको। जो रियल एस्टेट है उसकी विल बना दें इस ट्रस्ट के फेवर में, और वो विल इंडिया में बननी चाहिए, वहाँ नहीं बननी चाहिए, क्योंकि इंडिया वाली विल आराम से इंडिया में हम इम्प्लीमेंट करा के ट्रांसफ़र करा लेंगे। आप ये सब कर सकते हैं इंडिया में। इंडिया का कानून आपको पूरा अधिकार देता है कि आप इंडिया में किसी ट्रस्ट के बेनिफिशियरी बने। नॉन रेजिडेंट टू नॉन रेजिडेंट वैसे भी फेमा के इम्प्लीकेशन बहुत कम होते हैं, राइट। रेजिडेंट टू नॉन रेजिडेंट में ज़्यादा इम्प्लीकेशन है, नॉन रेजिडेंट टू नॉन रेजिडेंट में बहुत कम है। पर इस ट्रस्ट में मैं दोबारा कहता हूँ, कम से कम हमेशा एक इंडियन ट्रस्टी होना चाहिए। ठीक है सर। सर इसके अलावा जो विदेशी विरासत और कानून, मतलब टैक्स हो गया, जैसे विरासत और टैक्स कानून की जो भी लीगैलिटीज हैं, सर क्या वो किसी एनआरआई को किसी तरीके के ऑब्लिगेशंस डालती है, किसी तरीके के इस तरीके के प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ते हैं अगर वो भारत में अपनी एस्टेट प्लानिंग कर रहा है तो, या फिर प्रॉपर्टी मैनेज कर रहा है? बहुत सारी कंट्रीज में उनके लोकल लॉज हैं। ओके। कि अगर आप एक यूएस सिटीजन हैं तो आपको ग्लोबल इनकम या ग्लोबल एसेट्स यूएस में बताने पड़ेंगे, राइट। तो डिस्क्लोजर के नॉर्म्स हैं, राइट। उस पर टैक्सेशन के नॉर्म्स हैं। तो वो सब चीज़ें आपको पहले सोचनी पड़ेंगी ना, आप जब भी टैक्स प्लानिंग कर रहे हो या इनहेरिटेंस प्लानिंग करो, कि मेरे जिस कंट्री में मैं बसा हुआ हूँ वहाँ के क्या लॉज हैं, जिस कंट्री में एसेट्स जुड़े हैं वहाँ के क्या लॉ है, और उनको मैं किस तरीके से दोनों को कंप्लाई विद करूँ। आपको कंप्लाई तो दोनों को करना पड़ेगा। हाँ। तो सर इस नेगेटिव इम्पैक्ट से बचने के लिए जो है पहले ही सोच समझ के प्रॉपर प्लानिंग करें। हाँ, प्लान हो सकता है ना, क्योंकि ये बहुत स्पेसिफिक केसेस हैं। तो इसका आंसर मैं ऐसे नहीं दे सकता कि ये कर लीजिए, क्योंकि ये डिपेंड, इसमें बहुत सारी जो डेविल है वो डिटेल में ही है। संपत्ति कहाँ से आई, किस फॉर्म में रखी है, क्या ओनर है, ओनर का रेजिडेंशियल स्टेटस क्या है, जो रिसीवर है उसका रेजिडेंशियल स्टेटस क्या है, बहुत सारी चीजें इसमें आ जाएंगी ना। उसके बाद हम बता सकते हैं कि हाँ इसका ये इसका फाइनल इम्पैक्ट है।
चलिए ठीक है सर, तमाम चीज़ों पर चर्चा हुई सर। इस पूरी डिस्कशन के बाद एक फाइनल आपकी एडवाइस क्या रहेगी किसी भी एनआरआई के लिए जो एस्टेट प्लानिंग कर रहा है? सबसे बड़ी चीज़ों से सबसे पहले क्या सीखनी चाहिए? सबसे पहले आप इम्प्लीकेशंस देखिए, आपकी कंट्री के लॉज, जिस कंट्री में एसेट हैं उसके लॉज, और टैक्स के लॉज, तीसरा रिपैट्रिएशन के लॉज, इनका आपको पूरी जानकारी होनी चाहिए। उसके बाद ही प्रॉपर प्लान बन सकता है। प्राइवेट फैमिली ट्रस्ट बहुत सारे नॉन रेजिडेंट इंडियंस के लिए एक बहुत सरल और इफ़ेक्टिव तरीका है इनहेरिटेंस प्लानिंग करने का, पर इसके लिए भी आपको एक कानूनी सलाहकार ही प्रॉपर तरीके से बता सकता है क्या ये आपके लिए काम करेगा या नहीं करेगा। ठीक है सर, तो जैसा कि सर ने बोला कि प्राइवेट फैमिली ट्रस्ट बना सकते हैं, लेकिन हमेशा याद रखिए एक लीगल शख्स आपके साथ होना चाहिए, ताकि वो जो भी लीगैलिटीज़ के कुछ एक लूप होल्स हैं, आप जो भी प्रोसेस करना चाहते हैं उसमें कहाँ आप चूक रहे हैं वो आपको बता दे। क्योंकि खासकर कि जब एनआरआईज़ की बात होती है, आधी प्रॉपर्टी इंडिया में है, कुछ प्रॉपर्टी बाहर है, पेरेंट्स से जो प्रॉपर्टी मिल रही है वो किस तरीके से बंटवारा होगी, अगर आप बाहर रहते हैं तो नॉन रेजिडेंट इंडियन है तो फिर क्या कुछ होगा, उसके लिए ही तब क्या होगा देखते रहिए, और साथ ही एक लीगल बंदे को अपने साथ रखिए जब भी एस्टेट प्लानिंग करने जाते हैं। बाकी सर बहुत बहुत धन्यवाद, इस टॉपिक पर भी आपने बहुत ही अच्छे से विस्तार से समझाया। मुझे लगता है जो भी एनआरआईज़ हैं उन्हें एक तो ये चीज़ क्लिक कर गई होगी कि एस्टेट प्लानिंग करनी है, दूसरा ये कि किस तरीके से करनी है, और दोनों जगहों को, दोनों कंट्रीज़ को किस तरीके से बैलेंस करके चलना है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू वेरी मच। चलिए, तो आपने देखा, और जैसा कि हम हर बार कहते हैं, एस्टेट प्लानिंग सिर्फ डॉक्यूमेंट्स भरने का प्रोसेस नहीं है, बल्कि आने वाली पीढ़ियों को जो है एक सेफ फ्यूचर देने का जरिया भी है। एनआरआईज़ को चाहिए कि वो समय रहते ही सही प्लानिंग करें और दो देशों के कानूनों को ध्यान रखें, जो कि हमारे आज के एक्सपर्ट ने भी बार बार आपको कहा है, और यही है सही एस्टेट प्लानिंग, ताकि बाद में आपके दिमाग में सवाल ना आए कि अगर मैंने ऐसा कर दिया तब क्या होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आज का शो देखने के लिए। आगे भी इस तरीके से जुड़ते रहिए, और कमेंट बॉक्स में, साथ ही व्हाट्सएप नंबर पर अपने सवाल भेजते रहिए, और किस टॉपिक पर चर्चा देखना चाहते हैं ये भी हमें जरूर बताते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।